हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ। कुछ प्रश्न और उसके जवाब जो कि अफगानिस्तान से संबंधित हैं, जो हालिया घटित हो रही है और उसके आसपास। और मैं प्रयास करूँगा कि संक्षेप में बात करूँ वीडियो के अंदर, और जो डिटेल्स में इसका जो टेक्स्ट फॉर्म है जो मैंने तैयार किया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और रही बात सोर्स की, तो बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन जो प्राइमरी सोर्सेस हैं वो हैं यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ का जो स्टडी पेपर है, और दूसरा एक कोचिंग है राव जयीस, उसका करंट अफेयर एनालिसिस कमेटी। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल जो है, सबसे प्राथमिक सवाल, वो है कि तालिबान अच्छा है या बुरा है, या बुरा है तो क्यों बुरा है। तो बिना लाग लपेट के पहली लाइन में मैं कहूँगा कि तालिबान बुरा है। अब क्यों बुरा है? क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकार को मानव समाज ने हजारों लाखों वर्षों के अपना जो इतिहास है, जो विकास की गाथा है, उसमें प्राप्त किया है। और उससे दूर जाने वाला कोई संगठन आधुनिक नहीं हो सकता, न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट कि वो क्यों बुरा है, कि अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो भ्रष्ट थी, कुप्रबंधन की सरकार थी। तो लोकतंत्र का एक तरीका होता है कि अगर आपको ये सरकार पसंद नहीं है, सरकार अगर लचर है, कमजोर है, तो आप उसे अगले चुनाव में बदल दें, चुनाव में आए, उतरें और उसको अपदस्थ कर दें। सिंपल था, लेकिन नहीं। इस संगठन ने, तालिबान ने बंदूक के जरिए, हिंसा के जरिए सत्ता हासिल की है, जबकि इसके पास सिर्फ लड़ाके हैं। कोई जो एक सरकारी मशीनरी को चलाने का कोई विशेषज्ञता नहीं है उसके पास। तीसरा कारण कि ये जो तालिबान है, इसने स्पष्ट घोषणा किया है कि यह लोकतंत्र को नहीं लाएगा, तो गैर लोकतांत्रिक देश होगा। और उसमें सिर्फ पश्तून नहीं है, पश्तून है, उसके बाद ताजिक नस्ल के लोग हैं, उज्बेक नस्ल के लोग हैं, बहुत सारे नस्ल के लोग अफगानिस्तान में रहते हैं। तो गैर लोकतांत्रिक देश के लिए एक चैलेंज होगा कि कैसे इन आपस में समरसता, अच्छा संबंध कैसे स्थापित किया जाए, और इससे संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। इससे क्या होगा कि विकास के कार्य और निवेश आदि में बाधा बनी रहेगी लगातार अफगानिस्तान के लिए। अगला पॉइंट कि क्यों बुरा है, क्योंकि तालिबान जैसा जो धार्मिक अतिवादी संगठन है, उसका जोर पकड़ना, उसका उत्कर्ष होना अकेला नहीं होगा। इससे प्रेरित होकर पड़ोसी देशों में, विश्व के स्तर पर बहुत सारे जो संगठन होंगे वो शांति में खलल डालेंगे। स्थापित जो सत्ता है, स्थापित जो सरकार है, जो शांति बहाली है, उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। तो यह हो गया पहला प्रश्न का, मैंने मोटा जवाब दिया। जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में है। तालिबान क्यों बुरा था, हो गया। दूसरा प्रश्न है कि अमेरिका जो किया वो क्या था, वो बुरा था, अच्छा था। तो अमेरिका को यहाँ रहना कभी नहीं था लगातार, लेकिन वो था जब तक कि उसका जो अपना हित था, जब तक उसके हित, उसकी इकोनॉमिक हित से बड़े थे, तब तक वो यहाँ पर था। लेकिन कोविड के काल में और भी उससे पहले एक डेटा आया और ये देखा गया कि अमेरिका का खर्च जो है वो $1 ट्रिलियन पार कर चुका है। तो कोई भी देश दक्षिण एशिया में उपस्थिति उसका इम्पोर्टेंट था, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो अपने 2000 से ऊपर सैनिकों की जान गंवाए, $1 ट्रिलियन खर्च करे, उसको यहाँ से जाना था। गलत क्या है? गलत ये है कि उसने जो प्रक्रिया अपनाई जाने की, वो देखकर कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल मूव है नहीं। वो एक इरिस्पॉन्सिबल मूव है। जिस तरह से वो गया, तालिबान को वो वैध करके गया है। तालिबान को फर्स्ट वैलिडेशन किसकी तरफ से मिली? अमेरिका की तरफ से मिली। वो जब बात करने के लिए बुलाता है, शक्ति हस्तांतरण के लिए, पावर ट्रांसफर के लिए मीटिंग बुलाता है, तो उसमें तालिबान से बात करता है, रूस से बात करता है, खुद बात करता है, लेकिन अफगान जो गवर्नमेंट उस समय थी, तत्काल सरकार थी, उससे बात नहीं की उसने। और जब उसको जाना भी था, तो 20 साल तक वहाँ उस देश में रहने के बाद वो एक स्टेबल सरकार नहीं ला पाया।
मतलब जो भी उसका घोषित लक्ष्य था उसमें से लगभग किसी की प्राप्ति नहीं हुई और उसे देश को छोड़ के जाना पड़ा। तो ये, और वो तालिबान को कंट्रोल भी नहीं कर पाया, जो भी कारण हो उसके, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया। जो उसकी गुरिल्ला पद्धति थी तालिबानों के युद्ध का, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाया। तो अपना सभी जो उसका लक्ष्य था, अगर उसका लक्ष्य सिर्फ अपने 9/11 वाले हमले का मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन को मारकर उसका बदला लेना था, तो उसकी मौत तो हो चुकी, उसको तो वो मार चुका था 11 में। उसके बाद भी वो इतने दिनों तक यहाँ बना रहा। तो सिंपल है कि वो साउथ एशिया में अब रहना चाहता था, लेकिन जब उसको लगा कि खर्च ज़्यादा है, तो जब उसका खर्च उसके हित से बड़ा हो गया तो फिर यहाँ से वो वापस चला गया। लेकिन जाने की प्रक्रिया उसको एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह, जो अगर वो सुपर पावर होने की बात करता है तो उस तरीके से करनी चाहिए थी, वो उसने नहीं किया और एक क्योस की स्थिति बना के चला गया। अफरा तफरी की स्थिति अफगानिस्तान में उत्पन्न हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर अमेरिका ऐसे चला गया तो क्या यूं ही चला गया या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक मूव भी उसकी होगी? तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी कदम किसी का यूं ही तो नहीं होता, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो अभी वर्तमान में जो उथल पुथल मचा हुआ है उसको अगर साइड करके एक पल के लिए देखा जाए, थोड़ा भविष्य की तरफ, फ्यूचर की तरफ, तो हम पाएंगे कि अभी तक अमेरिका थोड़ा अस्थिर था। अमेरिका का पैसा खर्च हो रहा था, उसके मानव संसाधन खर्च हो रहे थे अफगानिस्तान में। लेकिन अब उसके जाने से क्या होगा कि तालिबान को जो एक राइज मिला, तो तालिबान का राइज अकेला इसका राइज तो नहीं होगा, ये बाकी के इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो भी ग्रुप हैं उनका भी राइज होगा। और सब जानता है कि तालिबान के अफगानिस्तान में उभरने से रूस का जो चेचन्या क्षेत्र है, नॉर्दर्न कैकेसस का जो क्षेत्र है कैस्पियन के वेस्ट में, तो ये जो क्षेत्र है ये आपका अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे जो इस्लामिक चरमपंथी लोग अपना डिमांड करते हैं तो उसको तालिबान का समर्थन रहा ही है, इतिहास में सब जानता है। दूसरा, चीन का जो झेंजियांग रीजन है, जो उसका झेंजियांग रीजन है, वहां पर जो उइगर मुसलमानों की जो आबादी है, उसके मांगों को अरसे से चीन द्वारा दबाया गया है, लेकिन उसको भी तालिबान का समर्थन प्राप्त ही है एज ए एक्सट्रीमिस्ट। तो तालिबान के उत्कर्ष से चीन पर यह प्रभाव होगा कि उसके विरोध में भी स्वर उठेंगे और उसको सहायता तालिबान से मिलेगा। और ये जो चरमपंथी की जो आग है, ये जो एक्सट्रीमिज्म का जो लहर है, ये केवल अफगानिस्तान में नहीं रहेगा। हमने बात किया कि रूस में भी जाएगा, चीन में भी जाएगा, तो बगल में पाकिस्तान भी अछूता नहीं रहेगा, भले ही वो इसका पोषक हो, हार्बर हो, जो हो, लेकिन वहां भी जाएगा। और ये किसी से छुपी खबर नहीं है कि 2013 में पाकिस्तान का जो एक रीजन है, वो रीजन है आपका वजीरिस्तान है, उसको खैबर पख्तूनख्वा में वो आता है। तो उस पाकिस्तान में 2013 में जो खैबर पख्तूनख्वा के अंतर्गत एक क्षेत्र है नॉर्थ वजीरिस्तान, वहाँ पे जो पाकिस्तानी तालिबानियों ने वहाँ पे अधिकार कर लिया था। 2013 की ये घटना है। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी और पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की सरकार है, उसके भी चैलेंजेस बढ़ेंगे तालिबान के उत्कर्ष से। ये बात सही है। तो इससे जुड़े हुए अगले प्रश्न है कि अगर ऐसा है तो फिर रूस, चीन और पाकिस्तान तालिबान का भी समर्थन क्यों कर रहा है? तो इसको आगे देखते हैं। इसको टुकड़ा टुकड़ा में देखते हैं कि तालिबान का समर्थन रूस क्यों कर रहा है, चीन क्यों कर रहा है, पाकिस्तान क्यों कर रहा है। तो पहला देखते हैं कि तालिबान का समर्थन रूस क्यों कर रहा है। मैंने पहले भी बताया कि रूस का जो काकेसस, जो नॉर्दर्न काकेसस का जो क्षेत्र है, उसमें जगह का नाम है चेचन्या, वहां पे इस्लामिक चरमपंथ का आवाज उठते रहा है इतिहास में। और रूस को इस बात, और ऐसा हमने उस जो पढ़ा यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज में, कि मॉस्को इस बात से एश्योर है, रूस इस बात से एश्योर है कि
उस क्षेत्र में जो चरमपंथ है, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसको हवा पाकिस्तान से मिलती है और वहाँ के जो आतंकवादी कह लीजिए या एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के मदरसे जाते हैं और वहाँ से उनको जो है बाकी ट्रेनिंग्स दी जाती है। इस बात को लेकर वो आश्वस्त है। तो उसने सोचा कि वो काफ़ी दिनों से बाहर से कंट्रोल करके देख लिया, लेकिन उसने इस बार क्या सोचा कि बाहर से कंट्रोल करने से अच्छा है कि अगर तालिबान से उसके संबंध मुखर होंगे, बोल्ड होंगे, ओपन होंगे, तो अगर तालिबान पे उसका एक संबंध का एक नियंत्रण होगा तो क्लियर है कि इस तालिबान का सपोर्ट उन चरमपंथियों को नहीं मिलेगा। तो इसको सक्सेस करने के लिए, अपने इस सोच को सक्सेस करने के लिए वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा जो रीजन है वो ये है कि रूस जो है, रूस का जो साउथ एशियन उसका जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उसके इन्वेस्टमेंट हैं, प्लस साउथ एशियन जो मार्केट है, उसके लिए अफगानिस्तान में उसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तीसरा रीजन कि अफगानिस्तान में 1990 में सोवियत दौर में, जब वो सोवियत हुआ करता था रूस, उस दौर में जो उसको हार मिली थी, एक हार ही थी वो, तो उस हार को प्रति संतुलित करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए अफगान में वर्तमान में जो कथा चल रही है, जो अभी जो नैरेटिव चल रही है, उस नैरेटिव में अपना एक मजबूत किरदार होना, उस नैरेटिव में अपने आप को मजबूती से स्थापित करने की एक सोच है उसकी, जो उसको अफगानिस्तान और तालिबान के करीब लाया है। और ऐसे अगर करीब आएगा, संबंध अच्छा रहेगा, तो एक किस्म का नियंत्रण होगा तालिबान पे और इससे अपने क्षेत्र में वो इस्लामिक चरमपंथ को कंट्रोल कर पाएगा। सेम यही मिलता जुलता संतुलन चीन के साथ है कि चीन में अगर जो क्षेत्र है, उइगर मुसलमानों का जो क्षेत्र है, झंजियांग प्रांत है, तो वहाँ पे अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनको तालिबान सपोर्ट करने की एक आशंका है कि तालिबान सपोर्ट करेगा। लेकिन चीन भी उसी तरह रूस की तर्ज पर कि अगर हम पहले से ही अगर हमारे संबंध तालिबान से अच्छे हों तो वो क्यों ही ऐसा करेगा कि हमारे क्षेत्र में अशांति फैलाएगा। और दूसरा कि चीन है, तो चीन साउथ एशिया में इंडिया को हर तरफ से घेरना चाहता ही है, उसका जो एक नीति है रिंग ऑफ पर्ल की। और बाकी उसका जो सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उसके लिए वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो उसका पूरा क्षेत्र है वो अफगानिस्तान के सराउंडिंग में है। वो जाता तो वेस्टर्न यूरोप तक है, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो इंडिया के बाद अफगानिस्तान के आसपास, काफ़ी दूरी तक अफगानिस्तान के आसपास रहता है। तो उसके उस मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान में पीस हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो। तो इसके लिए वो वहाँ पे अभी बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है चीन। और आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान तालिबान का समर्थन क्यों कर रहा है। तो पाकिस्तान का एक कहते हैं ना, बॉलीवुड में या कहीं भी एक पॉपुलर डायलॉग होता है कि सिंगल पॉइंट एजेंडा। तो पाकिस्तान का सिंगल पॉइंट एजेंडा उसके निर्माण के समय से ही रहा है कि वो इंडिया को कैसे परेशान कर सके, या इंडिया को कैसे काउंटर बैलेंस कर सके, इंडिया को कैसे घेर सके, या मतलब उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो पैरामीटर है वो होता है एंटी इंडिया। तो उसको पता है कि तालिबान को उसने ट्रेनिंग दी है, उसको भी डर है कि वो जो मैंने पहले बताया कि 2013 में वहाँ पे जो पाकिस्तानी तालिबान है उसने वहाँ पे अधिकार कर लिया था उसके कुछ क्षेत्र पर, जो वजीरिस्तान है उस पर, खैबर पख्तूनख्वा में। ये इस बात का डर उसको भी है, लेकिन सेम वही इक्वेशन यहाँ भी है कि वो जानता है कि तालिबान अगर यहाँ पे होगा तो इससे जो अतिवाद है, आतंकवाद है, उसको बढ़ावा मिलेगा क्षेत्र में और इंडिया परेशान होगा। और दूसरा कि अगर ये इंडिया वाला पक्ष हुआ, अपना पक्ष उसका ये है कि अगर बाय द वे जो पाकिस्तानी तालिबान है वो है तो कहीं ना कहीं तालिबान ग्रुप के ही एलिमेंट है, तो अगर तालिबान पे उनका एक पकड़ होगा, तालिबान से उनके संबंध अच्छे होंगे तो वो उसको काउंटर कर पाएगा और वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी पाकिस्तान में। तो ये उसकी सोच है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि
अभी अफगानिस्तान में अब क्या होगा आगे, और बाकी देशों का उसके प्रति क्या होगा पॉलिसी। तो अफगानिस्तान में अभी तक यही होता आया है कि लोकतंत्र और शांति, जो पीस एंड डेमोक्रेसी है, वो तो हुआ नहीं है। इसके जगह पे पावर्स पोजीशन इसकी हो रही है। पहले सोवियत और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार के समय में, उसके बाद मुजाहिदीनों और तालिबानियों के बीच में, तो ये चलता आया है वहाँ पे। अच्छा ये होगा कि ये इसका खात्मा हो, इसका अंत हो, और जो अफगान पीपल हैं उनको, मैं तो यही चाहता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में उनको डेमोक्रेसी मिले। और मिले शब्द ठीक नहीं होगा, उनको लेना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी जो पुरातन सोच वाले सरकार थी, शोषक सरकार थी, इस तरह की निरंकुश जो सिस्टम जहाँ भी थी, तो वहाँ पे वहाँ के नागरिकों ने आंदोलन किया, मांगे रखी अपनी, इसके लिए संघर्ष किया, तब जाके लोकतंत्र उनके हाथ आई है और वो आज लोकतांत्रिक सिस्टम में जी रहे हैं। और रही बात बाकी देशों के एटीट्यूड की, जैसे भारत है या किसी एक को क्या ही बोला जाए, एक जो एम्ब्रेला बात करना ही ठीक रहेगा कि जो सबके लिए लगभग कॉमन ही होगी। वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अभी क्या है कि अगर पैगमेटिक होकर हम सोचें तो सबसे जो लार्जर इम्पैक्ट वाली जो बात होती है वो होती है नेशनल इंटरेस्ट की बात। राष्ट्रीय हित जो है सर्वोपरि होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो अगर जो तालिबान है वो थोड़ा वहाँ पे स्टेबल हो पाती है, रह जाती है लंबे दिनों तक, और ऐसा दिखता है कि हाँ वो सरकार वो उसी के हाथों चलेगी, उसी के निर्देशन में चलेगी, उसी के नेतृत्व में चलेगी, तो फिर किसी भी देश को जिसके भी हित सेंट्रल एशिया में या वेस्ट एशिया में या खास करके साउथ एशिया में कहीं है, तो उसको अफगानिस्तान से बात करनी होगी, चाहे उसके लीडरशिप में जो हो, सरकार में जो हो, वहाँ पे बात करनी होगी, क्योंकि अपना हित सर्वोपरि होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हैं, और उसके बाद जो चाबहार सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इंडिया का ईरान के साथ, जो चाबहार पोर्ट है, तो वो है ही इसीलिए ताकि चाबहार पोर्ट के बाद जो जारंज डेराराम जो रोड अफगानिस्तान में है साउथ टू नॉर्थ, उसके जरिए ऊपर तक सेंट्रल एशिया एंड देन यूरोप तक जो एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की पूरी बात है वो पूरा हो सके। तो बिना अफगानिस्तान से टॉक किए, बात किए, ये तो संभव होने से रहा, और भारत इससे कंप्रोमाइज तो नहीं कर सकता है। एक नेतृत्व के लिए आप एक पूरे रीजन में अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो बात करनी होगी, आज हो कल हो।